की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजार को अब मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतजार है। आपकी दिवाली को खास बनाने के लिए हम शेयर बाजार के बड़े जानकारों से लगातार बात करते रहे हैं, ताकि अगली दिवाली तक के लिए जगमगाता हुआ पोर्टफोलियो आप बना सकें। इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं फिरोज अजीज, जहां पर हम बात करेंगे आपके SIP की, आपके म्यूचुअल फंड निवेश की। फिरोज हम सब जानते हैं आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी CEO हैं और म्यूचुअल फंड की परख इनको बखूबी है। तो उनसे पूछेंगे कि इस समय आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए जब एक नए निवेश की बात होती है। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और सबसे पहले दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और हर व्यूअर को भी इस फेस्टिव सीजन्स की मुबारकबादें। इस दिवाली तो लग रहा है कि शुभकामनाओं की जरूरत है, क्योंकि काफी सालों बाद दिवाली से पहले एक साइजेबल सेल ऑफ में हम उतर रहे हैं। अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में देखने को मिला है। ये जो नर्वसनेस है, सबसे पहले मुझे समझाइए कितनी जायज है? करेक्ट। देखिए, नर्वसनेस जायज इस सिचुएशन में थी। जायज फंडामेंटल रीजंस की वजह से भी थी, और मार्केट की जो गर्मी होती है, देखो जैसे प्रेशर कुकर होता है, जैसे उसमें अगर बहुत ज्यादा अब प्रेशर बन गया तो सीटी बचती है जी। अब वो प्रेशर कैसे नापा जाए, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट प्रेशर बना था। 27 सितंबर 2024 में FI की जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो 81% पे गई। 4 जून जिस दिन इलेक्शन की काउंटिंग चल रही थी तब वो 10% पे थी। तो आफ्टर इलेक्शन FIIs जो बहुत हल्के होके बैठे थे, रिजल्ट के बाद उनकी 10% की लॉन्ग पोजीशन 81 तक लाते लाते 2-3 महीने लगे, बट वो 81 पे जब थी तब 26,234 का लेवल था 27 सितंबर को। तो ये प्रेशर इनसाइड द प्रेशर कुकर को नापने का अच्छा बैरोमीटर मैंने देखा है लास्ट 2.5 साल में से। ये 11 बार बोला है और 11 के 11 बार सही गया है, अगर 80% उधर चल जाए। दैट्स पॉइंट 1। सो ये जो बैक ट्रैकिंग थी थोड़ी जायज थी, बिकॉज लेवरेज पोजीशंस थी। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, फंडामेंटली मेरे हिसाब से थोड़ी सी जायज भी है, क्योंकि आप देखें अगस्त 2020 में हमने निफ्टी की अर्निंग्स पे कॉल दिया था कि बहुत बढ़ेगी। जब हम लॉकडाउन में बैठे थे तो अर्निंग्स बढ़ने की उम्मीद थी जी। उस साल थी 530 रुपए की अर्निंग्स निफ्टी की। बेस्ट ईयर आया। आप आश्चर्यचकित, आई एम श्योर आप तो ट्रैक करती हैं, व्यूअर्स आश्चर्यचकित जरूर होंगे कि द बेस्ट अर्निंग्स ईयर फॉर द लास्ट 20 years इज द ईयर वेयर यू एंड मी सैट इन अ लॉकडाउन। करेक्ट। 530 रुपए की अर्निंग्स बढ़ गई 777 हो गई 819 हो गई है लास्ट ईयर 1048। अब इतनी अच्छी अर्निंग्स की रैली के बाद ये पहला क्वार्टर थोड़ा सबड्यूड रहा, अर्निंग एस्टिमेट को वो मीट नहीं कर पाया। सो फंडामेंटली आल्सो देयर इज अ रीजन, लेवरेज वाइज आल्सो देयर वाज अ लिटिल रीजन फॉर दिस। ये थोड़ी सी करेक्शन की गुंजाइश और दूसरे क्वार्टर से भी ज्यादा वैसे उम्मीद है नहीं, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं निराशा ही हाथ लगी है, चाहे वो FMCG कंपनियां हो, आपकी कुछ ऑटो कंपनियां। अब मैं उस अर्निंग्स पर एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्या इतनी बिगड़ी हुई हालत है कि एक एक दिन में आपका HUL 6% टूट जाता है? बजाज ऑटो ने ये कह दिया कि पहले 15 दिन फेस्टिव सीजन के ठीक नहीं है, तो 8% स्टॉक टूटा। TVS के साथ ये हुआ, अक्रॉस द बोर्ड। और ये कंजम्पशन स्टोरी के साथ हो रहा है, जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि रूरल डिमांड पिकअप करेगी तो हमारे लिए स्थिति बेहतर होगी। कंपनियां भी कह रही हैं रूरल आगे बढ़ गया, बेचारा अर्बन पीछे छूट गया। तो ऐसे में मामला क्या और बिगड़ सकता है? बिल्कुल बिगड़ सकता है। देखिए, जैसे लास्ट ईयर जो हमारी अर्निंग एस्टिमेट थी निफ्टी की 965, अपग्रेड होते होते 1048, तो हम तो गलत गए अपनी अर्निंग एस्टिमेट में। जाहिर सी बात है, ऊपर आई तो खुशी की बात है। जब आप गलत जाते हो और अर्निंग्स कम आती है तो दुख ज्यादा होता है, बट इसमें तो गलत जाने का भी अच्छा आनंद आता है। तो जब बेस इतना बढ़ गया 1048 पे, तो लोग बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। और मार्केट में मार्जिन फंडिंग, अगर आप टॉप 3 ब्रोकर्स की मार्जिन फंडिंग बुक देखोगे ना, जहां रिटेल लगाता है 100 रुपए है और 200 रुपए ब्याज पे ले लेता है, उसकी मार्जिन फंडिंग ऑलमोस्ट पीक पे चली गई थी टॉप 3 ब्रोकर्स की। सो रिटेल भी लेवरेज कर रहा था, FI लेवरेज करता है तो फ्यूचर्स का यूज करता है। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, अर्निंग्स जब बढ़ जाती है तो लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं और हायर बेस पे अर्निंग्स कम आई। सो द रीजन व्हाई 6% इसीलिए गिर रहा है क्योंकि सटोरिये भी फुल फ्लेज खेल रहे थे, एंड आई थिंक उनको एक निराशा मिलती है तो हट जाते हैं। बट हैविंग सेड विच, मेरा ये मानना है
कि जो निफ्टी की जो अर्निंग की सॉलिडिटी है वो इस साल की जो एस्टिमेट है हमारी 1165 की, हम बहुत बारीकी से देखते हैं, आप भी बहुत बारीकी से देखती हैं, हमारे से ज्यादा बारीकी से। एक मीडिया चैनल, आपका क्रेडिबल मीडिया चैनल, हर रिजल्ट को आने से पहले ही सबके पास आप पहले पहुंचाती है, बट 1165 बहुत लाइकली है इस साल का। और अगर ये हो गया तो मार्केट में बहुत बायंसी होगी और आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू वरी। 83,000 करोड़ कल तक निकले हैं, परसों तक निकले हैं एफआईआई के, और लास्ट 12 महीने में 4,32,000 करोड़ डीआईआई का एंट्री आया है। करेक्ट। सो आई थिंक डोमेस्टिक फ्लोज बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए बायंसी रहेगी, तो डरने की बात नहीं है। ब्रॉडर मार्केट में शायद डरने की बात आ रही है, अभी फाइनल लैप पे। मैं उस पर आऊंगी, क्योंकि आपने कहा कि डोमेस्टिक फ्लोज अच्छे खासे हैं। डोमेस्टिक फ्लोज में एक बहुत बड़ा योगदान हमारे जैसे रिटेल निवेशकों का होता है, लेकिन जब इस तरह का माहौल आता है कि हर रोज आपके निफ्टी 50 वाले काउंटर्स 8-8, 9-9% टूटने लगे, तो लोग वो शॉर्ट टर्म पर भी थोड़ा सा ध्यान देने लगते हैं। ये बताइए, क्या उस पर ध्यान देने की जरूरत है एक लॉन्ग टर्म निवेशक को जो एसआईपी के जरिए बाजार में पैसा लगा रहा है? और आजकल कई सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि मार्केट गिरने लगा है, मेरा अच्छा पैसा बन गया म्यूचुअल फंड्स में, मैं थोड़ा सा रिडीम कर लूं या नहीं। ये सोच जायज है, लेकिन एक्ट कैसे करना है? तवज्जो देना है शॉर्ट टर्म नर्वसनेस को या नहीं? देखिए, सबका आंसर अलग होगा, क्योंकि आपकी स्थिति, मेरी स्थिति, एक व्यूअर की स्थिति अलग होगी। पैसे रिडीम करना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट डिसीजन है, क्योंकि इन्वेस्ट करना तो एसआईपी 2-2 हजार रुपए देने हैं, वो भी पगार आई नहीं है, अगले फ्यूचर की पगार की आप कमिटमेंट कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं। जैसे ईएमआई पे फोन खरीदता है तो आदमी इतना नहीं सोचता है, क्योंकि 10 महीने बाद की किस्त देनी है, 8 महीने के बाद की देनी है। सो पॉइंट इज, डिसइन्वेस्टमेंट इज अ वेरी लार्ज डिसीजन, पॉइंट 1। पॉइंट 2, बट एक चीज बहुत संतुष्ट मैं इसीलिए हूं डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन का बिहेवियर देख के। आप देखें, एक डेटा देता हूं, 2021 अक्टूबर, 2023 अक्टूबर, 2 साल के दरमियान निफ्टी 18,800 और 18,800 वापिस आई घूम फिर के 2 साल में। एसआईपी का आंकड़ा 11,000 से 19,000 गया, करोड़ की बात कर रहा हूं, 19,000 करोड़। यही अगर 10 साल पहले होता कि 2 साल मार्केट रिटर्न ना देती, इंडेक्स रिटर्न ना देती, और उसमें ब्रॉडर मार्केट भी नहीं चली थी ये 2 साल में, इतनी नहीं चली थी, अब चली है लास्ट। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 5 साल पहले जो रिटेल का बिहेवियर था वो इतना इमेच्योर था कि 2 महीने मार्केट नहीं चली तो एसआईपी बंद हो जाती थी, एसआईपी आंकड़े गिर जाते थे। आप 2013 का मैं वही डेटा दे सकता हूं, बट फॉर द लैक ऑफ टाइम आई विल नॉट बोर यू विद इट। बट दिस टेल्स यू दैट इस बार जो निवेशक आ रहा है रिटेल एसआईपी के माध्यम से, वो अपने स्टॉक में, अपने एफएनओ में शॉर्ट टर्म सोच रहा है, वही का वही इंसान एसआईपी में लॉन्ग टर्म सोच रहा है। तो म्यूचुअल फंड की जो मुहिम चलाई हुई है आपके चैनल ने, सब स्टेक होल्डर्स ने, म्यूचुअल फंड को वो थोड़ा ज्यादा स्टैटिक देखने लग गया है, और उसको दूसरा मिल गया इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव में खेलने का, वहां अपना एड्रेनल रश को पूरा कर लेता है। दिस इज अ वेरी गुड डिमार्केशन। अब मैं एक इवेंट कर रहा था, उसमें मैंने 10 लोगों से पूछा आप डेरिवेटिव करते हैं, ये मेरा पहला सवाल था। 8 लोगों ने कहा हम करते हैं। क्या आप एसआईपी करते हैं? उन 8 लोगों ने जो डेरिवेटिव करते हैं बोला, उन्होंने 7 लोगों ने कहा कि एसआईपी भी करते हैं। तो हम यहां से बैठ के देखते हैं तो हमें लगता है कि 2 अलग इंसान है, डेरिवेटिव वाले की बनत अलग है और एसआईपी करने वाले की बनत अलग है, बट इंसान 8 में से 7 सेम थे, एक ही है। हाँ। So that's the point. तो अब तो बेसिकली लोग रिस्क भी ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में थोड़ा सा सेफ भी खेल रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि इस चीज पर बात की जाए कि अगर दिवाली का मौका है और हमने इस नए संवत में अपने रिटर्न्स को बढ़ाना है, तो अप्रोच क्या हो, किस तरह के फंड्स के साथ शुरुआत की जाए। इस समय कंस्ट्रिंग आपने कहा कि देखिए मिड कैप में थोड़ा सा वो शेकआउट आ सकता है, जो हमने देखा भी है। तो फिर क्या नजरिया वही होगा जो इस साल की शुरुआत में था कि देखिए पैसे बनेंगे तो लार्ज कैप में ही, क्या उन्हीं फंड्स के साथ शुरुआत की श्री गणेश किया जाए? यस, एब्सोल्युटली। देखिए, श्री गणेश करने के लिए और लक्ष्मी देवी को अपने घर लाने के लिए पहला आपको एक हेल्थ चेकअप अपने पोर्टफोलियो का ये करना पड़ेगा कि अगर आप 50% इक्विटी में नहीं है आपने ओवरऑल पोर्टफोलियो की, अनलेस यू आर 80 years old, अगर आप 70 भी हैं तो आपको 50% इक्विटी में रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो आपको इस संवत अगर रिटर्न बढ़ानी है तो आपको एसेट एलोकेशन में ही बदलाव करना पड़ेगा। मैं आपको 6-7 स्कीमें बड़ी आसानी से दे सकता हूं एक व्यूअर को, बट उसमें आपका काटा इतना मूव नहीं करेगा। सो पॉइंट,
काफी लोग डेट में 60-70-80% लेके बैठे हैं। इंडिया के फाइनेंशियल एसेट्स की टोटल 93% डेट में है अभी भी, आज भी 93% फाइनेंशियल एसेट्स की, 93% ओवरऑल एसेट्स की, ऑलमोस्ट 60-85% डेट में है। तो इंसानों के ही हैं, ये हाउस होल्ड सेविंग्स बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट को हटा के। अगर हमें अगले 4 संवत में अपनी हर हाउस होल्ड सेविंग की रिटर्न बढ़ानी है इंडिया को, तो ये 85 को घटना होगा, तभी बढ़ेगी। क्योंकि एक डेट को मैं स्मोकिंग की तरह मानता हूँ। स्मोक करते मजा बड़ा आता है, रात की नींद भी अच्छी आएगी, बट लॉन्ग टर्म इट इज पॉइजन, बिकॉज आप कभी भी आप उसको बीट नहीं कर पाएंगे इन्फ्लेशन को। सो इस संवत एक चीज अगर आप ठान लें, अगर आप 15% इक्विटी में हैं, जैसे इंडिया की एवरेज है, तो उसको आप प्लीज 25-30% जाएं, कदम कदम से जाएं, 2-3 संवत में एटलीस्ट 50% पे पहुंचाएं, वरना इंडिया की रिटर्न नहीं बढ़ सकती, हाउस होल्ड की रिटर्न नहीं बढ़ सकती। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपको लास्ट ईयर की बेस्ट जो परफॉर्मिंग एसेट थी उसकी तरफ खिंचाव कम रखना है। आपको खींचेगा, वो अच्छा एसेट खींचेगा। तो उससे आप अगर थोड़ा बच के चलें, लास्ट 1 ईयर की जो सबसे अच्छी एसेट रही है वो गोल्ड रही है। राइट, आपको जाहिर सी बात है बड़ा अट्रैक्टिवनेस आएगा। स्मॉल कैप बहुत अच्छी सब एसेट रही है, उसमें भी आपको आकर्षण इतना अच्छा होगा क्योंकि लोग पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं। तो उस लालसा से थोड़ा बचे इस संवत, इज माय पॉइंटेड रेकमेंडेशन। ओके, तो पहला फंड आपका फिर क्या रहेगा, किसके साथ शुरुआत की जाए? पहले 2 फंड, क्योंकि आप कह रहे हैं स्मॉल कैप से बचे, लेकिन स्मॉल कैप में एक्सपोजर भी होना चाहिए, बट व्हाट डू यू स्टार्ट विद? यस, यू कैन स्टार्ट विद, अगर थोड़ा बचें और थोड़ा सेफ्टी रखें और एसेट एलोकेशन बढ़ा रहे हैं, तो आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड। जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होते हैं, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है वो भी काफी चल चुके हैं, बट इसमें एक थोड़ी इनहेरेंट लोअर रिस्क रहती है, इसीलिए पहला फंड होगा डिविडेंड यील्ड आईसीआईसीआई का। 19 साल से चल रहा है। मितुल साहब फंड मैनेजर हैं, 5000 करोड़ का फंड है। लास्ट 1 ईयर की जो AUM है वो 106% से बढ़ी है, मतलब फंड की साइज बढ़ रही है। सो आई थिंक इसमें 78% लार्ज कैप है, वो भी डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है इट कैन क्रिएट अ सर्टेन डिग्री ऑफ फाउंडेशन टू योर पोर्टफोलियो। ओके, और इसके साथ फिर, क्योंकि आपने कई सारे कॉम्बिनेशन दे दिए हैं, अब अगला क्या रहेगा? और इन फंड्स को आप बेसिकली जब चूज कर रहे हैं, तो क्या तवज्जो आप लार्ज मिड कैप्स को पहले देंगे या फिर जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसको देंगे? क्योंकि क्लियरली ये डिविडेंड यील्ड फंड इज द क्रीम ऑफ द क्रीम, राइट? 78%, जैसे आपने सही फरमाया, 78% तो लार्ज कैप है। तो डिविडेंड भी ज्यादा है उनका और लार्ज कैप भी है, तो ये बॉयंसी आती है। बट क्या ये सही रणनीति है कि लार्ज कैप में जाएं? मेरे हिसाब से हाँ, क्योंकि हम जब स्मॉल कैप में 0 थे 5 साल तक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में, फिर वो हम 30% पे ले गए थे, अब उसको हम 20 पे लाए हैं। अगर पूरे संवत की बात करें तो मेरा हिसाब से स्मॉल कैप विल हैव सम सीरियस करेक्शन आफ्टर 3-4-5 मंथ्स। ओके, सो इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा स्टेबल देखूंगा और लार्ज कैप में ज्यादा झुकाव रखूंगा। लार्ज कैप पर ज्यादा झुकाव रखेंगे। तो आपने आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड दिया, आपने हमारे साथ शेयर किया डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड भी, जो दोनों लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन है। इस फंड में आपको इस समय क्या पसंद आ रहा है? क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले कई सारी दूसरी स्कीम्स भी हैं। यस, बिल्कुल, बहुत सारी स्कीम्स हैं। इसकी पास्ट परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आपको पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ही खरीदना है तो कोई भी वेबसाइट आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देगी, आप खरीद सकते हैं। बट अगर आपको रोहित सिंघानिया की बनत समझनी है, उनके लास्ट 20 निर्णय कितने अच्छे गए कितने बुरे गए, वो सब हम परखते हैं। फिर हमें लगता है कि जो आज का पोर्टफोलियो है उनका, उसकी हम टारगेट एनएवी कैलकुलेट करते हैं कि ये स्टॉक की, हर स्टॉक की अगर टारगेट ली जाए तो इस कॉम्बिनेशन की क्या एनएवी होती है, टारगेट एनएवी होती है। वो टारगेट कभी ऊपर नीचे पूरा नहीं होगा, मतलब एग्जैक्टली वो पूरा नहीं होगा, बट उसको कंप्यूट करके देखते हैं। इसमें हमें पता लगता है कि ये फंड खरीदना चाहिए, ये फंड खरीदना चाहिए। सो दैट्स ऑन दैट बेसिस ये फंड जो लार्ज कैप और मिड कैप को कॉम्बिनेशन करता है, दिस इज अ बेटर पॉइज्ड फंड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। और अगर आप लार्ज और मिड कैप फंड ले रहे हैं तो हाउ डिफरेंट विल इट बी फ्रॉम दैट सो कॉल्ड हॉटनेस ऑफ आपका फ्लेक्सी फंड या फिर मल्टी कैप फंड? क्योंकि इवेंचुअली तो वो सब एक ही घड़े में चले जाते हैं और वही स्टॉक सभी ले लेते हैं। तो आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस डिफरेंस को कि कौन सा मल्टी कैप फंड अच्छा करेगा वर्सेस अ लार्ज एंड मिड कैप फंड, या फिर कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा करेगा? ये कैसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, है 2300 स्टॉक्स हैं लिस्टेड, बट अगर आप देखेंगे सब फंड उसी में दिखते हैं।
टॉप 5 स्टॉक्स निकाल के देख लो, सब हो गए। तो हम इसके लिए एक मैथमेटिकल रणनीति यूज करते हैं जिसको कैंसलिंग कहते हैं। जैसे एक मैथ का इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कैंसिल करते हैं एक्स दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इफ आई एम कंपेयरिंग टू फंड्स, उन दोनों को हम पहले कैंसिल करके देखते हैं कि इन दोनों की कैंसिलिंग फैक्टर क्या है और यूनिक कौन से हैं। वो यूनिक स्टॉक्स जो हैं वो उसमें तड़का लाते हैं। तो हम कैंसिल करके फिर ये देखते हैं, समझो कि आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज को कंपेयर कर रहे हैं और देख रहे हैं इन दोनों में से क्या खरीदूं। पहले तो इसकी टारगेट एनएवी कंप्यूट करूंगा कि किसकी ज्यादा उम्मीद है फ्यूचर में परफॉर्म करने की, तो उससे एक इंडिकेशन मिलेगा। दूसरा, फिर मैं देखूंगा डीएसपी को एचडीएफसी के कॉमन स्टॉक्स को हटा दिए जाए तो दोनों के तड़का क्या है और तड़के में कितना जायका है। This is how you will find तो ये इनफैक्ट आपको बस थोड़ा सा क्रक्स दे रहे हैं फिरोज, आपको सारे फंड्स जाके पढ़ने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा आपके लिए क्या सूटेड है। चलिए काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फिरोज से ये भी समझेंगे, देखिए छोटे में बड़ा पैसा अब तक बनता आया है, तो स्मॉल कैप फंड्स इस समय विकल्प है या नहीं है। एक और सवाल मेरे मन में है कि ईटीएफ्स की खूब चर्चा हुई है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, एक दो महीने से, क्या वहां पर भी पैसे बनने के चांसेस है या नहीं, ये सब लेकिन ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप देख रहे हैं सीबीसी आवाज की एक खास पेशकश और आज मैं बात कर रही हूँ आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज से। फिरोज, आपको एक अंदाजा दे रहे कि कौन से फंड्स आपको इस दिवाली खरीदने चाहिए आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग के लिए। हमने ब्रेक से पहले फिरोज डीएसपी अपॉर्चुनिटीज फंड की बात की जो लार्ज एंड मिड कैप्स पर फोकस है, वो डिविडेंड यील्ड फंड वाली बात हो गई जो आईसीआईसीआई प्रू का है, कुछ हमने जिक्र मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप की अपॉर्चुनिटीज में किया, लेकिन और कौन से विकल्प हो सकते हैं जहां पर निवेश किया जाए। और मुझे ये भी समझाइए ये किस तरह के निवेशक के लिए हैं, किस एज ग्रुप के निवेशकों को इन पर फोकस करना चाहिए या फिर ये सबके लिए समान है। करेक्ट। देखिए अगर आपके पास अगर हम 6 स्कीम बोलने वाले हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये पूरे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली क्योंकि 500 रुपए भी इंसान एक निवेश कर सकता है। अगर आपके पास 6 स्कीम के पैसे ना हो तो उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो हम रीड आउट कर रहे हैं उसमें करें। अगर आप 3 स्कीम के पैसे हैं तो तीसरे पे रुक जाना है आपने। अगर 6 के हैं, बहुत ऊपर वाले की दया है कि पूरे 6 के खरीदने। सो आई थिंक सबको यही खरीदने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द अफोर्डेबिलिटी, आपके महीने में कितनी एसआईपी आप कर सकते हैं। तो 6 के 6 खरीदेंगे तो एक पूरा पोर्टफोलियो बनेगा जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है नेचर में, एक अच्छा करेगा तो दूसरा बुरा करेगा, जाहिर सी बात है। तो एक अच्छा स्टेबल कॉन्क्रीट पोर्टफोलियो बनता है। ओके, तो 2 फंड्स आपने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिए, एक आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड, डीएसपी अपॉर्चुनिटीज फंड। अगले 2 अगर 3 और 4 में आए तो वो कौन से होंगे टॉप प्रायोरिटी के लिहाज से? मेरे हिसाब से स्मॉल कैप अब होगा तीसरा, क्योंकि और स्मॉल कैप में जैसे आपने सही फरमाया स्मॉल कैप होना भी चाहिए, बट कितना होना चाहिए? बहुत बुलिश हो तो ज्यादा हो सकता है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, एसआईपी की बात चल रही है। तो स्मॉल कैप में हमें जो लगता है कि ऐसी स्कीम चुने जिसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ की उम्मीद है या हो चुकी है वो बहुत अच्छी हो। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट अच्छी भी नहीं चले, स्मॉल कैप गिर भी रहे हो, बट जो स्टॉक्स में अच्छी अर्निंग्स आ रही हो तो उसमें थोड़ी गिरावट कम होती है। तो इन्वेस्ट को स्मॉल कैप की जो अर्निंग्स ग्रोथ है उस पोर्टफोलियो की 67% रही है अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ दैट पोर्टफोलियो, तो ये थोड़ी ज्यादा बॉयंट होगी। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, ताहिर बादशाह जो सीआईओ हैं वो खुद ही इसको मैनेज करते हैं। तो स्मॉल कैप फंड है तो आप सबसे बड़ा आदमी उस कंपनी का मैनेज कर रहा हो तो एक सांत्वना रहती है, भाई सबसे छोटी कंपनियों में लगा रहा हूं, एटलीस्ट सबसे स्किल्ड फंड मैनेजर उसको अटेंशन दे रहा है। दैट्स सेकंड। तीसरा, स्कीम छोटी होनी चाहिए। 5000 करोड़ की स्कीम है बढ़ने के बाद, तो ताहिर बादशाह को अगर मन करेगी ये 3 स्टॉक बेचने हैं, इतने ना हो उसके पास कि वो बेच ही ना पाए गिरती हुई मार्केट में, इसीलिए 5000 करोड़ का छोटा स्कीम मैनेज्ड बाय अ बिग गाय विद हाई ग्रोथ अर्निंग्स, इसीलिए इन्वेस्ट को स्मॉल कैप का चुनाव किया गया। और अगर किसी के पास और पैसा हो फिर बाकी क्या बचा लगाने के लिए? पहले तो ठीक है, इतना पैसा है तो थोड़ा खर्च भी करें। मैं अनुमान लगा रही हूँ कि लोगों ने पैसा साइड में रखा है, कैश पे बैठे हैं। बहुत अच्छा है, दैट्स अ ग्रेट ऑप्टिमिस्टिक वे ऑफ ग्लास हाफ फुल, व्हिच इज व्हाट इज हैपनिंग। कोटक मल्टी कैप एक चौथा स्कीम होगा। मल्टी कैप में थोड़ी रिजिडनेस होती है, 25% हर जगह होगा, लार्ज में होगा, 25 मिड कैप में होगा, 25 स्मॉल कैप में होगा, बाकी जो 25% है वो सिर्फ फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे है। और कोटक मल्टी कैप ऑल्सो हैज दिस पॉलिसी ऑफ, थोड़ा छोटा था जब हमारे पोर्टफोलियो में आया था, तब मॉडल पोर्टफोलियो में तब छोटा था, 15,000 करोड़ हो चुका है। आई पर्सनली थिंक इसकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है
37% की रही है। जैसे निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ इस साल की मेरी एस्टिमेट हो गई है सिर्फ 5.5-6% की, या एट बेस्ट 8-9% की, बट इसकी अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट 1 ईयर की 37% ऑफ द करंट पोर्टफोलियो है। सो आई थिंक कोटक मल्टी कैप एक मल्टी कैप स्कीम रहेगी। अब मैं फाइनली आपसे समझना चाहूंगी, आपने इनफैक्ट कई सारे फंड्स की बात की है, लेकिन औसतन अगर इस दिवाली में कोई पैसे लगाने की शुरुआत कर रहा है, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को कितना सोम्बर रखना चाहिए? क्योंकि अब तक जो भी पैसा आया है ये मिलेनियल्स और जेनजी का पैसा है जिन्होंने अब तक कोई मंदी नहीं देखी। तो इस समय फिर उनको अगर फाइन ट्यून करना है एक्सपेक्टेशन को, किस तरह के रिटर्न्स की आप उम्मीद करेंगे फॉर द नेक्स्ट सम मंथ? तो इसके लिए हमने एक टेबल बनवाया था कि भाई उम्मीद इस आधार पे कर सकते हैं कि आपको वापस कब पोर्टफोलियो खोल के देखना है। अगर आप 1 साल की बात करें तो उम्मीदें बहुत परे हो सकती हैं, आपकी उम्मीद और रियलिटी बहुत अलग हो सकती है। 22% चांस ये है कि 1 साल में आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। अब फिर आप इन्वेस्ट करने के बाद आप ये शॉक हो जाएंगे ऐसे कैसे हो गया। हाँ। वो तो डेटा तो कह ही रहा है तो मैंने पैसा क्यों लगाया। हाँ। वो डेटा आज देख लें, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, फिर चेक काटेंगे तो आपको एक शॉक नहीं मिलेगा। रिस्क क्या होता है? रिस्क ये होता है कि आपकी उम्मीद से परे हो। आप ऑलरेडी उम्मीद कर रहे हैं कि साल भर बाद 22% संभावना तो ये है कि मैं नेगेटिव में होऊंगा, तो एक इंसान को नींद हराम नहीं होती। सो दैट्स द पॉइंट आई एम मेकिंग। एक संवत की बात कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटीज तो नेगेटिव रिटर्न की भी होती है, बट आज की करंट स्थिति को देखते हुए मैं कहूंगा कि 14% की रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं। 10 से 11% निफ्टी दे सकता है, स्पेशली अब जो निफ्टी ऑलरेडी 6-7% करेक्ट हो चुका है। 11% निफ्टी से आ सकते हैं, जिसको कहते हैं मीडियन रिटर्न। उसके ऊपर 3 से 4% का अल्फा, ये फंड मैनेजर का जो चुनाव हुआ है उस आधार पे हुआ है कि ये पूरे मिलके निफ्टी को 4% तो बीट करें, क्योंकि फी लेते हैं। सो 14% की आप उम्मीद जरूर कर सकते हैं, बट ये भी मान के चलेंगे बुरे वक्त में नेगेटिव रिटर्न भी आ सकती है, क्योंकि एक संवत की बात हो रही है। चलिए, तो क्योंकि वो कैविट दे दिया है, वो वर्स्ट के सिनारियो की बात करें, वैसे सिनारियो बहुत कम आए हैं और उम्मीद यही है कि इस करेक्शन में आपको बाजार मौके दे रहा है। तो मौका है, अपनी एसआईपी अगर आपने नहीं शुरू की है जरूर करें, पैसा लगाइए। फंड्स आपके सामने फिरोज ने पेश किए। फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ मैं लूंगी आप सभी से इजाजत, और आप सभी को पूरी CNBC आवाज की टीम की तरफ से एक बार फिर दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।